हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए इतिहास विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक अपील करता हूं कि दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम ऊपर आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे, फिर उसके नीचे विद्यालय का नाम रहेगा। जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का आप नाम लिख देंगे। फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं। जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे, जो आपकी घंटी होगी उसको आप चक्र में लिख देंगे, उसकी जो अवधि होगी अवधि के नीचे लिख देंगे। दोस्तों, उसके बाद प्रकरण लिखा जाएगा। दोस्तों, आज का हमारा प्रकरण है मौर्य साम्राज्य। प्रकरण के नीचे सामान्य उद्देश्य रहेगा। सामान्य उद्देश्य में क्या रहेगा? नंबर 1, बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। नंबर 3, बौद्धिक क्षमता का विकास करना जिससे बच्चे ऐतिहासिक प्रमाणों की जांच कर सकें। नंबर 4, बच्चों में वैज्ञानिक एवं ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 5, बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना। सामान्य उद्देश्य के नीचे लिखा जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देख लीजिए, नंबर 1, ज्ञानात्मक उद्देश्य में क्या है? बच्चों को मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे का ज्ञान हो जाएगा। नंबर 2, बोधात्मक उद्देश्य, बच्चों को मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का बोध हो जाएगा। नंबर 3, क्रियात्मक उद्देश्य, बच्चे क्रियाशील बनेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद लिखा जाएगा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है दोस्तों प्रश्नोत्तर विधि और स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण विधि के बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे को दर्शाता हुआ चार्ट तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर उसके नीचे पूर्व ज्ञान लिखा जाएगा। बच्चे अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह की सामान्य जानकारी रखते हैं। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आपको सभी विषयों के लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रस्तावना में देख लीजिए दोस्तों, आप 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ किसी एक बच्चे से प्रश्न करेंगे कि तुम्हारे देश का क्या नाम है, तो छात्र बताएगा भारत। अब अगला प्रश्न यहीं से बनेगा और दूसरे बच्चे को खड़ा करके करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो छात्र बताएंगे अशोक चिन्ह। अब यहीं से प्रश्न बनाएंगे और तीसरे बच्चे को खड़ा करेंगे कि अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है। छात्र बताएंगे सारनाथ स्तंभ से। अब अगला प्रश्न यहीं से बनाएंगे, अगले बच्चे को खड़ा करेंगे सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। छात्र बताएंगे सम्राट अशोक ने। अब यहीं से अगला प्रश्न बना लीजिए कि सम्राट अशोक ने क्यों युद्ध न करने की कसम खाई थी। छात्र मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे कि बच्चों आज हम लोग मौर्य साम्राज्य का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 4 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम पट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में देखिए, पहला शिक्षण बिंदु है मौर्य वंश की स्थापना। छात्र अध्यापक कथन में प्रश्न करेंगे बच्चों से कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। छात्र बता भी सकते हैं या मौन भी हो जाएंगे। अगर बताएंगे तब भी या मौन हो जाते हैं तभी उसके बाद आप स्पष्टीकरण में पूरा डिटेल बताएंगे उनको। जैसे यहाँ देखिए स्पष्टीकरण में, बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश के शासक धनानंद, चाहे धनानंद कहिए या धनानंद, कहीं कहीं धनानंद का जिक्र है, कहीं धनानंद, कहीं घनानंद, ऐसे ही है, से अपमानित आचार्य कौटिल्य चाणक्य ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलकम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण प्रतिभा देखकर उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रण कौशल द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। अब श्याम पटकार में देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसके बाद देखिए अगला शिक्षण बिंदु है सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि। प्रश्न, सेल्यूकस कौन था? छात्र बताएंगे यूनानी सेनापति। अगला प्रश्न, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से संधि क्यों की थी। छात्र मान जाएंगे, अब स्पष्टीकरण बताएंगे। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया
जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त से संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदुकुश पर्वत तक के प्रांत उपहार में मिले। यहां देखिए श्यामपटकार में सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। इसके बाद देखिए अगला शिक्षण बिंदु है मौर्य प्रशासन। प्रश्न, मौर्यों के प्रशासनिक ढांचे के बारे में क्या जानते हो? छात्र मनो जाएंगे, अब स्पष्टीकरण में आप बताएंगे। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका तथा कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। यहां देखिए श्यामपटकार में चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अब प्रशासनिक ढांचे को आप बताएंगे, देख लीजिए, यहां ध्यान समझिए। मौर्य प्रशासन, अब यहां देखिए 3 भागों में डिवाइड किया गया है। क्षेत्र विभाजक, यहां देखिए 3 हेडिंग देख लीजिए, क्षेत्र विभाजक, जिम्मेदार व्यक्ति और कर्तव्य। क्षेत्र विभाजक, जिम्मेदार व्यक्ति और कर्तव्य। तो मौर्य प्रशासन देखिए क्षेत्र विभाजक में देख लीजिए साम्राज्य, पहला है क्षेत्र विभाजक में साम्राज्य, और इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं राजा और मंत्रिपरिषद। 2 भागों में देखिए डिवाइड है, राजा और मंत्रिपरिषद। राजा का कर्तव्य क्या है? आंतरिक व बाह्य आक्रमण से बचाव। और मंत्रिपरिषद का कर्तव्य है राजा को सलाह देना। साम्राज्य के बाद उससे छोटी इकाई है प्रांत। अब प्रांत के देखिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं राज्यपाल। प्रांत के जिम्मेदार व्यक्ति राज्यपाल, और इनका कर्तव्य क्या है कि प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना। अब प्रांत के बाद देखिए जनपद। प्रांत के बाद छोटी इकाई जनपद, और जनपद में देखिए जिम्मेदार व्यक्ति स्थानिक, और इनका कार्य है स्थानीय शासन व्यवस्था को देखना। अब जनपद के बाद उससे छोटी इकाई नगर और ग्राम। 2 भागों में देखिए डिवाइड हुआ, नगर और ग्राम। ग्राम में देखिए क्या है? जिम्मेदार व्यक्ति ग्रामीक है, और गांव की समस्या का समाधान करना कर्तव्य में आ गया। और नगर देखिए 6 भागों में डिवाइड है, 6 परिषदें, प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त। फिर इसके बाद दोस्तों कलिंग की विजय। प्रश्न, कलिंग की लड़ाई में कितने लोग मारे गए थे? छात्र मनो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अशोक ने सोचा कि यह कभी भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो सकता है। कलिंग युद्ध में कलिंग की सेना की भारी क्षति हुई। लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने फैसला लिया कि वह अब कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। यहां देखिए श्यामपटकार में इस युद्ध के परिणाम के बाद अशोक बेचैन होकर शांति ढूंढने की कोशिश करने लगा। फिर इसके बाद अशोक का धम्म। प्रश्न, धम्म का क्या अर्थ है? छात्र बताएंगे धर्म। अगला प्रश्न, अशोक का संदेश क्या था? छात्र मान हो जाएंगे, अब स्पष्टीकरण बताएंगे। चट्टानों व खंभों पर खुदे अशोक के संदेशों से हम अशोक के समय की बातें जान सकते हैं। यहां किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज्यादा फल मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर, जीव जंतुओं पर दया करना। यहां देखिए श्यामपटकार में अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को अपने संदेश प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। यहां देखिए गरीबों को दान देना। फिर इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत। प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीत कहां और किसके समय में हुई थी? छात्र मन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण बताएंगे। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एक रूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगीत अर्थात सभा कहते हैं। प्रथम बौद्ध संगीत अजातशत्रु के समय में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय में। तृतीय बौद्ध संगीत अशोक मौर्य के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य का पतन। प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ?
छात्र हो जाएंगे। स्पष्ट बताएंगे अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य साम्राज्य में सेनापति था ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी तथा मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया। बोध प्रश्न, इसके बाद देखिए बोध प्रश्न में मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, पहला प्रश्न। दूसरा चाणक्य कौन था। फिर तीसरा प्रश्न मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। फिर मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न तृतीय बौद्ध संगीत किस शासक के समय में हुई थी। फिर दूसरा प्रश्न अंतिम मौर्य शासक कौन था। तीसरा प्रश्न कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। मूल्यांकन प्रश्न के बाद निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पढ़कर कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। फिर गृह कार्य, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक ढांचे का चार्ट बनाकर लाना है। नीचे हस्ताक्षर पर्यवेक्षक, फिर हस्ताक्षर छात्र अध्यापक। दोस्तों इसी के साथ लेसन प्लान समाप्त हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां आपको सभी विषयों के बहुत ज्यादा मात्रा में लेसन प्लान मिल जाएंगे। आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन चेक करके वीडियो देख सकते हैं। अगर लेसन प्लान पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।